नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो हम लोग क्लासेस करते हैं डेली, ये हमारे सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। चाहे आप प्रिपरेशन आप वनडे एग्जाम भी कर रहे हो, वनडे एग्जाम के अंतर्गत आप ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में, लाइक लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल की परीक्षा आपकी हो गई, या जो भी आपकी परीक्षाएं वनडे एग्जाम वाली होती हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह की, सबके लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या रहता है, रिलेवेंट रहता है। इसके साथ में अगर आप पीसीएस की खासकर तैयारी कर रहे हैं और जो है आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय वाली की या फिर हाईकोर्ट की, तो उसके लिए भी हमारा करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आगामी कोई परीक्षा होगी उसमें करंट अफेयर्स आप जानते होंगे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारा टारगेट यही है कि आगामी किसी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न कम से कम गलत ना होने पाए। ये हमारा क्या है, टारगेट है अल्टीमेटली। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आप लोग जानते होंगे कि एक प्रश्न मैं आपको इस करंट अफेयर्स के लास्ट में पूछता हूं जिसका उत्तर आपको देना होता है, और एक प्रश्न मैं आपको जो है पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए या बीओ की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसके लिए देता हूं। तो आप लोग उस मेंस की परीक्षा की प्रैक्टिस क्या करिए, और साथ साथ में जो मैं प्रश्न देता हूं ऑब्जेक्टिव वाला, उसकी भी आप लोग आंसर प्लीज जरूर दिया करिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप लोग क्या काम क्या करिए, एक मुख्य परीक्षा की कॉपी रख लीजिए जिसमें आप एसए के टॉपिक को, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को जो कि मैं देता हूं उसको लिखा करिए, और एक वो कॉपी जहां पर मैं आपको टास्क देता हूं, डेली होमवर्क देता हूं कि भाई ये टॉपिक चर्चाओं में है तो इससे संबंधित इस टॉपिक को आपको क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के साथ में अब बाकी चीजों को करते रहोगे तो एक बड़ा सेगमेंट आपका रेडी हो जाएगा, यानी कि स्टैटिक पोर्शन के साथ में, मतलब डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जरा दोबारा से आज मुझे बताओ कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए, अब आज का पहला हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलियाई चांसलर की भारत यात्रा और भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और ऑस्ट्रिया आप जानते होंगे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहा है भारत का, और हमारे कई प्रकार के रक्षा समझौतों के साथ साथ में कई अन्य समझौते हमारे ऑस्ट्रिया के साथ में अभी बने हुए हैं। और विगत वर्षों में, अगर आप 7-8 वर्षों में अगर हम चर्चा करेंगे, तो हमने ऑस्ट्रिया के साथ एक मजबूत संबंधों की हम और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रिया गणराज्य के फेडरल चांसलर डॉक्टर कौन है? क्रिश्चियन स्टॉकर जो है, ये अभी हाल ही में भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। देखो, ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रिया के बारे में जो भौगोलिक जो उसकी स्थिति है, बाकी जो अन्य चीजें ऑस्ट्रिया से रिलेटेड हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहली यात्रा इनकी है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी की निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा केवल भारत ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्टॉकर की पहली आधिकारिक एशिया यात्रा भी है। नॉट ओनली इंडिया, ये उनकी एशिया की पहली यात्रा है, यह भी बड़ी बात है अपने आप में। तो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की हम बात करते हैं तो चांसलर स्टॉकर के साथ में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और पर्यटन मामलों के संघीय मंत्री डॉक्टर वोल्फगैंग हेटमायर्सडोर्फर, ठीक है, तथा व्यापार जगत के अन्य कई टॉप लीडर जो है इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। अगर हम इस पर बातचीत करें कि आखिर किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो अगर हम उन मुद्दों की बात करें तो एनर्जी पर बात हो रही है, ट्रेड पर बात हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर बात हो रही है, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को लेकर के द्विपक्षीय वैश्विक बाजार में अपने आप को कैसे सुदृढ़ करें, इन सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। ये सारे टॉपिक यहां पर लिखे गए हैं। ऊर्जा, व्यापार, निवेश, तकनीकी विकास और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा जो है क्या है, की गई है। प्रस्तावित क्या है आप बाद में पढ़ेंगे तो लिख दीजिए कि हाँ भाई चर्चा की गई, ऐसा करके, ठीक है। और कई सारी बैठकें भी इसमें हुई, इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। अगर हम इसकी थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित बहुत ही घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा हुई थी मॉरिशस को लेकर के, ठीक है। तो ये एक ऑस्ट्रिया को लेकर के, तो ये सारी बातें आपको यह भी ध्यान रखनी है कि भाई ऑस्ट्रिया के बारे में खासकर आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो अगर हम बात 2024 की करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की थी। कब? 2024 में की थी। यह 41 वर्षों में यानी कि 4 दशकों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी।
अक्सर पीएम मोदी पर यह आरोप लगता है कि पीएम मोदी विदेश की यात्रा बहुत करते हैं, ऐसा अक्सर आरोप लगता है। ठीक है, हालांकि विपक्षी पार्टी ऐसा लगाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पीएम मोदी की कोई भी ऑफिशियल विजिट जो होती है वो एवी नहीं होती है, वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए होती है। हो सकता है कभी आपके पीसीएस के इंटरव्यू में या किसी अन्य इंटरव्यू पूछ ले कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैदेशिक यात्राएं की हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भारत का धन जो है बर्बाद हो रहा है, बिना मतलब की यात्राएं होती हैं, कुछ एक देश की यात्रा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या आपको लगता है यह तर्कसंगत है या नहीं है? तो आपको वहां पर काउंटर करते हुए आपको बताना है कि नहीं, यह सारी ऑफिशियल विजिट होती हैं और यह हमारे महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों, व्यापारिक समझौतों को मजबूत करने के उद्देश्य से और हमारी घनिष्ठता अंतर्राष्ट्रीय जगत में मजबूत हो, इसके लिए पीएम की यात्रा होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें जब वो वहां पर गए थे तो उसके अलावा वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर जो है साइन किया गया। इसमें से ग्रीन इकोनॉमी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है प्रगति करने पर बात कही गई थी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं, इसके ज्योग्राफिकल रीजन की बात करते हैं, तो दरअसल यह ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉर्ड कंट्री है, अर्थात वो कंट्री जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मान लेते हैं ऑस्ट्रिया है। अब ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री है कि इसके चारों तरफ जो है सिर्फ क्या है, स्थल हैं, केवल स्थल है, समुद्री सीमा जो है इसकी कोई भी नहीं है। इसकी क्या समुद्री सीमा इसकी कोई भी नहीं है। तो ऐसा देश जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश कहते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं, यानी कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो आप एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध देश है या कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी आप लोग। ठीक है, इसको एक बार आप लोग मैप में जरूर देख लीजिएगा एक बार प्लीज। पड़ोसी देशों की बात करते हैं हम थोड़ा सा हम आप लोगों से, तो 8 यूरोपीय देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। 8 यूरोपियन कंट्री हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न यही पूछ लेगा कि कुल कितनी कंट्रियों के साथ में ऑस्ट्रिया अपनी सीमा साझा करता है। आप कहेंगे सर 8 कंट्री की सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर में क्या रहेगा, जर्मनी और चेक गणराज्य रहेगा, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी रहेगा, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली रहेगा तथा पश्चिम में स्विट्जरलैंड रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ऑस्ट्रिया है फॉर एग्जांपल के लिए। अब अगर इसको हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो क्या कह रहा है कि भाई साहब उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य, यानी कि यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका जर्मनी रहेगा और चेक गणराज्य आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्व में स्लोवाकिया दिखाई देगा, तो पूर्व में आपका स्लोवाकिया और हंगरी हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, और दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली, तो यहां पर स्लोवेनिया और आपका प्लस आपका इटली हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तथा पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिंगस्टीन, यहां पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका यहां पर लिंगस्टीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यह भी एक आसान तरीका है पढ़ाई करने का कि आप ऐसे मैप बना लीजिए और मैप पर ध्यान रखिएगा कि भाई इसके उत्तर जैसे पूरा पश्चिम में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। आप इसको नोट्स में जब आप बनाए शॉर्ट नोट्स में, तो वहां पर मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इस तरीके से आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि भाई इसके इस देश के पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या क्या है। तो यहां पर आप 2-2 कंट्री यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी कैपिटल और इसकी हम करेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो वियना है, आप जानते होंगे, और करेंसी की बात करते हैं तो इसकी करेंसी क्या है, यूरो है इसकी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा लगभग 60% से अधिक जो है ऊंचे और बर्फ से ढके आल्प्स पर्वत, ठीक है, से आच्छादित है। और यूरोप की प्रमुख नदी डैन्यूब, आप जानते हो कि नाम आपने कई बार सुना होगा कि यूरोप की प्रमुख नदी डैन्यूब ऑस्ट्रिया के उत्तरी भाग यानी कि वियना से होकर के बहती है। यह भी एक खास बात है आपकी जो आपको ध्यान रखना। डैन्यूब नदी तो चर्चाओं में अक्सर रहती है, आप जानते होंगे। बाकी ये जो है ये अपने आप एक कंट्री जिनमें ये कई प्रमुख वैश्विक संगठनों का ये सदस्य है, जिनमें आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यूपेक का प्रमुख है। यानी कि ये जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया प्रमुख संगठन जिसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ओपेक का क्या है, ये मेंबर है, 2 संगठन। अब इसके बारे में क्या करें, आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। हालांकि इन दोनों के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा, कई बार बताया है। तो आज आपके होमवर्क है, टास्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी।
अंतरराष्ट्रीय ठीक है परमाणु एजेंसी, ठीक है एजेंसी। एक तो आपको इसको पढ़ना है, और जो दूसरा है हमारा होमवर्क वो क्या है, ओपेक, OPEC, ओपेक के बारे में पढ़ना है। ये दोनों मैटर आपको रेडी होना चाहिए आज ही। इसको लिख लीजिए, क्लास के बाद तुरंत क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो भाई, ऐसा ना रहे कि आप बाद में पढ़िएगा, नहीं, आप इसको तुरंत रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसी पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। आज आपको प्रश्न का उत्तर देना है जल्दी से। नंबर 1, ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की हालिया भारत यात्रा और भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। नंबर 1, डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की यह न केवल पहली भारत यात्रा है, बल्कि यह उनकी पहली आधिकारिक एशिया यात्रा भी है, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी अपने आप में। अब बताइए क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं कि आप उसको ना बता पाए। अब इतना आसान प्रश्न भी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो क्या बता पाएंगे, बताइए। इसका उत्तर मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए, 1 और 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों विकल्प आपके क्या सही हैं। चलिए, महात्मा ज्योतिराव फूले सामाजिक न्याय और अपने आप में प्रेरणा शिक्षा के प्रणेता के रूप में हम इनको जानते हैं, और अभी हाल ही में जो है ये चर्चाओं में रहे हैं। कई बार ऐसे प्रमुख समाज सुधारकों पर क्या होता है, टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। खासकर अगर आप परीक्षा बीओ की देने वाले हैं या फिर अगर आप परीक्षा पीसीएस की देने वाले हैं, तो वहां पर मुख्य परीक्षा में ऐसे महापुरुषों पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। तो वहीं दूसरी ओर जो प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन प्रश्न पत्रों में भी ऐसे महापुरुषों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कई बार बनते हैं। और आप जानते होंगे ये प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं, इन पर तो प्रश्न अक्सर बनता ही रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, 11 अप्रैल 2026 को भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने महान समाज सुधारक और दार्शनिक महात्मा कौन, ज्योतिराव फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अभी चूंकि इनकी अभी हाल ही में जयंती थी, इसीलिए चर्चाओं में रहे हैं। और अभी 14 अप्रैल को एक महान व्यक्तित्व की जयंती और है। जरा मुझे कमेंट करके फटाफट आप लोग बताओ कि 14 अप्रैल को अभी किसकी जयंती होने वाली है। जल्दी से मुझे आप बताइए कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कि आज किसकी जयंती बताइए, 14 है ना। हाँ बताओ, तुरंत इसका आंसर आप मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक जीवन और वैचारिक आधार की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म दरअसल 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और वैचारिक प्रेरणा और उनके जीवन और सामाजिक दृष्टिकोण पर थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अब ये जो फैक्ट आप दिखाई दे रहे होगा, अब ये फैक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे गांधी को आप पढ़ते होंगे तो कई बार पूछा जाता है कि गांधी के जीवन पर, उनके पूरे जीवन पर किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा, कौन सी पुस्तक उनके लिए प्रेरणादायक रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम ज्योतिराव फूले की बात करते हैं तो उनके जीवन पर जो है अगर सबसे ज्यादा अगर किसी बुक का इफेक्ट पड़ा, इंपैक्ट पड़ा, तो वो क्या नाम है, वो है द राइट्स ऑफ मैन। थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन, इस पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। अब इसी से एक प्रश्न अलग पूछ लेगा कि बताओ द राइट्स ऑफ मैन की पुस्तक के लेखक कौन है, आप कहेंगे थॉमस पेन है। तो दो प्रकार के प्रश्न यहीं से बन जाएगा। एक बन जाएगा प्रश्न कि ज्योतिराव फूले के ऊपर किस पुस्तक का प्रभाव पड़ा, दूसरा प्रश्न कि बताओ भाई द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, आप कहेंगे द थॉमस पेन है। ठीक है, तो ये फैक्ट इतने से आपको निकला है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, इसी पुस्तक से उन्हें यह प्रेरणा मिली थी कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने के लिए समाज के सबसे निचले तबके, विशेषकर महिलाओं और दलितों का शिक्षित होना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और आज भी ये बहुत जरूरी है। आज भी दलितों का, या आप यूं कहिए कि जो एक तरीके से जिनके जो समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणों से, उनका और महिलाओं का समाज के मुख्य धारा में आना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कई बार आरक्षण को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही जाती है। कुछ भी कहा जाए, कैसे भी हो, लेकिन जो आज भी समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, उनको आगे आने का हक जरूर है और उन्हें आगे आना ही चाहिए। तभी समाज में जो उसको कहते हैं ना सामाजिक न्याय, एक शब्द है आपने सुना होगा क्या, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय
सोशल जस्टिस इसको बोलते हैं हम लोग, सामाजिक न्याय। ये पेपर आपका जो जीएस सेकंड पेपर है आपका, उसमें आप पीसीएस में या यूपीएससी में देखते होंगे। सामाजिक न्याय की संकल्पना तभी साकारित होगी जब सभी को शिक्षा, रोजगार, भूख, गरीबी सबसे क्या होगा, उन्मुक्त मिलेगी। एक तरीके से अपने आप को सबको सबका बराबर हक मिलेगा। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जब न्याय मिलेगा तब हम कहेंगे कि हम समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। ठीक है ना भाई। चलिए, प्रथम बालिका विद्यालय, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आप जानते होंगे इसको। महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अगस्त 1848 में पुणे के तात्या साहेब भिड़े के निवास में लड़कियों के लिए देश का पहला स्वदेशी स्कूल स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं 1882 की, तो 1882 में शिक्षा के विकास के गठित हंटर कमीशन। अच्छा, हंटर कमीशन पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में बहुत सारे, तो लगे हाथ क्या करेगा, ये टास्क नंबर 2 है, हंटर कमीशन। इसको पढ़िएगा तुरंत, आप लोग आज ही पढ़िएगा हंटर कमीशन। ये टास्क 2 है आपका, ये होमवर्क है ना। ये होमवर्क आप लोग बचपन में करते थे, लेकिन इंटर के बाद होमवर्क करने की हैबिट आपकी छूट गई। ठीक है, पुनः से आप उसी मोड में आ जाइए, तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। तो ये हंटर कमीशन पढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि भाई 1882 में शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के उद्धार के लिए, विकास के लिए गठित जो हंटर आयोग था, कमीशन था, के समक्ष महात्मा फुले ने अपना ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने दृढ़ता से मांग की थी कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य और मुफ्त करनी चाहिए, इसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी से एक प्रश्न और बन जाएगा। अभी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा जो निःशुल्क है, जिसको हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, राइट टू एजुकेशन कहते हैं, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जरा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा किस आर्टिकल में आता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, बताइएगा मुझे प्लीज कमेंट करके। प्रश्न पूछा था एग्जाम में। ठीक है, चलो। इसके अलावा 1873 की बात करते हैं तो 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। उद्देश्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य था कि जो वंचित वर्ग हैं, जिसको हम शूद्र और अतिशूद्रों को ब्राह्मणवादी शोषण और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त कराना था। इस संस्था ने पुरोहितों के विवाह संपन्न कराने की प्रथा भी शुरू कर दी थी। हालांकि ब्राह्मणवाद पर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी होती है, मुझे लगता है इतनी नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में, है ना। कई बार बहुत अजीब नारे लगते हैं, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के खिलाफ किसी प्रकार के अजीब नारे या अजीब जो है जिसको कहते हैं ना कि एक द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल ब्राह्मणों को लेकर के बहुत सारी एक कट्टरवादी सोच विकसित हो रही है, तो गलत है। हमारे चाहे SC ST समुदाय के लोग हों या किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, किसी के प्रति किसी भी रूप में कोई भी वैमनस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। हम बराबरी पे आना चाहते हैं, सबको बराबर पर आने का हक है। ना कोई छोटा है, ना कोई नीचा है, ना कोई नीच है, ना कोई दुर्लभ जो है एक तरीके से दुर्बल है। सभी लोग बराबर के हक हैं, सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। संगच्छम संवदत्तम कहा गया हमारे वेदों में कि ओम संगच्छम संवदत्तम सम ओम मनासि जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो और बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, और हो विचार समान सबके, हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो, और ज्ञान देता हूं बराबर, भोग पास सब अनेक हो। ये संकल्पना हमारे वेदों की है। तो जो बीच में परिपाटी जो चली शोषण वाली, उसको हटा करके हमें सबके साथ में चलना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो फिर वैमनस्य की भावना कोई ब्राह्मणों के खिलाफ करेगा, कोई SC ST समुदाय के खिलाफ करेगा, और ये जो डिस्टेंस है अपने आप पे ये और दूर होता चला जाएगा, ये खाई और गहरी होती जाएगी, और जिस हम सुनहरे या विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं वह भारत बन नहीं पाएगा। इसलिए हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी के लिए खिलाफ हमें कोई किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, है ना। किसी को लेकर के सब लोग बराबर है ना। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं और महान महात्मा की बात की हम बात करते हैं तो महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें गुलामगिरी 1873, सामयिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज का मार्गदर्शन ग्रंथ, और श्वेत कार्याचा आसूड़, किसानों का कोड़ा 1881 प्रमुख हैं। तो इनकी किताबें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना भाई। चलो, बहुजन समाज और महिलाओं के उत्थान के लिए उनके अथक निस्वार्थ प्रयासों को देखते हुए 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक विठ्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से क्या किया था,
सम्मानित किया था। तो ये भी फैक्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतने सारे ज्योतिराव फूले के संबंध में मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, आप रेडी कर लीजिएगा। चलिए अब आप बताइए भाई साहब, ठीक है, कि महात्मा ज्योतिराव फूले के शैक्षिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त करने की दृढ़ता से वकालत की थी? मैकाले समिति, हंटर कमीशन, रेले आयोग या फिर सैंडर आयोग? तो क्या हो जाएगा आपका सी बी वाला ऑप्शन, हंटर कमीशन। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी कमीशन लिखे गए हैं ना आपके, ये सबके सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्या करिएगा आप लोग, टास्क के रूप में इसको पढ़ लीजिएगा। क्या टास्क के रूप में? एक तो मैकाले समिति पढ़ लीजिएगा, ठीक, रेले आयोग पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा, और सैंडर आयोग। तो ये तीनों जो है आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ये आपका क्या है, टास्क है, आपका होमवर्क है आपका, ठीक है। आप साथ साथ में सब काम करते चलिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितने बड़े स्तर का जो है फायदा आपको दिखाई देगा, ठीक है ना भाई। चलिए अब छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और इसका उत्तर आपको भाई साहब क्या करना है, देना है, ठीक है ना। अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस संबंध और स्वास्थ्य पूर्ण और द्विपक्षीय विकासात्मक सहयोग। अभी मॉरिशस भी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन, डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के जवाहरलाल नेहरू जो अस्पताल वहां का जो है, वहीं पर क्या किया है, एक जो है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहली समर्पित रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, क्या रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इससे मॉरिशस में एक बड़े स्तर की स्वास्थ्य सुविधा जो है मिलेगी, और इसका उद्घाटन फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इससे यह केवल एक चिकित्सा अवसंरचना का विकास नहीं, केवल ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में गहरे मानवीय और भावनात्मक संबंधों का रिश्ता भी बनेगा इससे, और बन रहा है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, जो अभी वहां पर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किस देश में रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का उद्घाटन किया गया है, या किस अस्पताल में किया गया, उसका नाम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा देश है और किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना भाई। चलिए मॉरिशस में स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो यह जो आपका रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट का जो महत्व, यह मॉरिशस की पहली समर्पित गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई है। यह बड़ी बात है, पहली है, भारत ने स्थापित की है भाई साहब, ठीक है। दूसरा, इसके शुरू होने से मॉरिशस के नागरिकों को अब अपने ही देश में उन्नत और किफायती चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इससे मरीजों का विदेश जाकर के इलाज कराने का जो खर्च होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में भारत और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को और अधिक विस्तार दिया जा रहा है। भारत के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मॉरिशस में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य प्रस्तावित है। ये आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम इसके बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस की एक बड़ी आबादी भारतीय मूल की है, जो मुख्य रूप से गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं अपने आप पे। गिरमिटिया मजदूर, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने कितनी बार आपको गिरमिटिया मजदूरों के बारे में मैंने आपको बताया है। जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि आखिर ये गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं वो कौन होते हैं। इसका उत्तर मुझे आप लोग जल्दी से फास्ट तरीके से आप मुझे करके बताइए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। और ये आपके एग्जाम के लिए भाई साहब बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, भारत मॉरिशस को केवल एक साझेदार नहीं बल्कि अपने परिवार का एक हिस्सा मानता है गिरमिटिया मजदूर के कारण अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपको क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलिए सागर दृष्टिकोण, यह भी चर्चा में रहा है। सागर दृष्टिकोण, तो मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में एक क्या है, महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। भारत के प्रधानमंत्री ने के सागर, आप इसको जानते होंगे सागर के बारे में, सागर परियोजना के बारे में मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है कि सागर परियोजना क्या है। तो दरअसल सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत मॉरिशस भारत का एक प्रमुख क्या है, समुद्री भागीदार देश है अपने आप में। और इसी सागर परियोजना के अंतर्गत हम मॉरिशस को एक खास जो है महत्वपूर्ण स्थान देते हैं अपने आप पे। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, और अभी हाल ही में उच्च स्तरीय संपर्क किया गया है, जिसमें मॉरिशस के विकास के लिए कई सारी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। चलिए भाई अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में भारत के सहयोग से मॉरिशस की पहली
समर्पित रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट यानी कि गुर्दा प्रत्यारोपण इकाई का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस अस्पताल में किया गया है? सर शिवसागर राम गुलाम नेशनल हॉस्पिटल, विक्टोरिया अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, डॉक्टर ए.जी. जीतू अस्पताल? क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई साहब? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के 10 वर्ष भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़, यानी कि जो आप लोग डिजिटल भुगतान जो करते हैं उसमें जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम यूपीआई के नाम से भी जानते हैं, इस यूपीआई की स्थापना के अभी 10 साल क्या हो गए हैं भाई साहब? पूरे हो गए हैं। ठीक है, और ये बड़ी बात है। वर्ष 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? ये जो आपका ये यूपीआई है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, ये इसके 10 साल अभी पूरे हो गए हैं। और आप अभी देखिए कि किस प्रकार से जो है यूपीआई के माध्यम से हम लोग पेमेंट्स करते हैं। आज रिक्शे वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, जो भी वाला होता है, सभी लोग जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कैश आप लोग कम रखते हैं और ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करते हैं। हालांकि इसका एक नकारात्मक असर यह पड़ा है कि जब आप कैश पेमेंट करते थे तो आपकी जो है पैसे निकालने में और किसी को देने में आपको हिचक होती थी, है ना? अरे यार गया पैसा। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर क्या होता है कि आप बेसिकली आप पैसा पे करते हो, लेकिन चूंकि वो आपको ऑफलाइन आप नहीं देते हो तो वो पता नहीं चलता कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। मतलब अकाउंट से कटता रहता है, आपको आभास नहीं होता है कि कितना पैसा आपने खर्च कर दिया। तो इस एक बात ध्यान रखिए, ऑनलाइन सुविधाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस ऑनलाइन सुविधा की वजह से क्या हुआ है कि हम सामान भी ऑनलाइन खूब मंगाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं तो पता नहीं चलता है। आपकी जेब बहुत ढीली हो रही है, शायद कभी आपने नोटिस किया होगा इसको, है ना? चलिए, तो अच्छा एक बात, खास बात ये रही है, अच्छा यूपीआई ने सिर्फ भारत देश में ही अपनी मजबूत पकड़ नहीं बनाई है, बल्कि यूपीआई के माध्यम से कई सारे प्रमुख देशों में, जैसे यूपीआई, जैसे आपका नेपाल हो गया, आपका नेपाल के साथ में आपका मालदीव वगैरह हो गया, कई देशों में यूपीआई को अब क्या कर दिया गया है? वैलिड कर दिया गया। वहां पर भी आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, 11 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो उस समय के गवर्नर थे कौन? डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे 21 भागीदार बैंकों के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक क्या संयुक्त पहल है। तो आप एग्जाम में सीधे एनपीसीआई के बारे में प्रश्न पूछ लेगा भाई साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह पूछ लेगा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी यूपीआई की? आप कहेंगे 11 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा? तो तत्कालीन जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कई सारे फैक्ट आपको यहां से दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम याद रखना है, ये डेट याद रखना है, और एनपीसीआई क्या है ये आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, चलिए, बाकी आप इसके बारे में जानते हो किस प्रकार से काम करता है। इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई प्रणाली में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं, इनोवेशन किए हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि यूपीआई 123 पे यह सुविधा उन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके माध्यम से फीचर फोन बिना इंटरनेट वाले साधारण फोन का उपयोग करने वाले लोग भी यूपीआई से स्वैच्छिक भुगतान कर सकते हैं। ये यूपीआई 123 पे जो है अपने आप में यूपीआई लाइट, ये छोटे मूल्य स्मॉल वैल्यू के लेन देन को बिना पिन दर्ज किए तेजी से पूरा करने के लिए एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है। यह बिना इंटरनेट के भी काम करने में क्या सक्षम है, जिसमें बैंकों के कोर बैंक सिस्टम पर दबाव कम होता है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। और बाकी सारी बातें लिखी आप ग्राहकों को यूपीआई से रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की सुविधा दी गई है। साथ ही बैंकों द्वारा स्वीकृत क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भी यूपीआई भुगतान किया जाता है। बाकी ग्लोबल लेवल पर हमने यूपीआई को और ज्यादा मजबूत किया, आप जानते होंगे अलग देशों में हमने इसको लॉन्च किया है। और भारत ने सिंगापुर के पे नाउ के साथ यूपीआई का सफल एकीकरण किया है, जिससे दोनों देशों के बीच में सीमा पार प्रेषण का रास्ता और तेज हो गया। तो ये अलग अलग चीजें यूपीआई के बारे में लिखी गई, आप पढ़ सकते हैं इसको, बस ज्यादा आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। बाकी जो है ये सब देश लिखे गए हैं,
इन देशों में जो है यूपीआई को अब वैध कर दिया गया, जिसमें फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे कई देशों में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। अब आप इन देशों में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, यानी कि यूपीआई ने न सिर्फ भारत देश में अपने आप को मजबूत किया बल्कि विदेशों में भी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए मुझे। आसान सा प्रश्न है, कोई टफ नहीं कि आप ना बता पाए, इट्स वेरी इजी फॉर यू। अभी हमने बताया इसका उत्तर, अब आसान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, है ना। सिंगापुर इज द राइट आंसर। ठीक, चलो। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को क्या कर दी? मंजूरी प्रदान कर दी। सीसीईए कई बार जो है यहां से प्रश्न बन जाता है सीसीईए के बारे में। ठीक है, मैंने कई बार बताया भी, आपको इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन परियोजनाओं में कुल 40,175.33 करोड़ रुपए, ठीक है, का निवेश जो है किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को क्या करना है? मजबूत करना है। आप जानते होंगे, मैंने कई बार कहा है कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खासा जोर दे रही है, ताकि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संवर्धन और विकास पे हम क्या हो सकें? मजबूत हो सकें। जिस प्रकार से स्थिति अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में आपको देखने को मिली, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले जो हमारे लक्ष्य हैं, जिसमें कि आपका विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। तो वहीं दूसरी ओर हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। कोई भी देश प्रगति तभी कर पाएगा, उन्नति तभी कर पाएगा जब वह देश ऊर्जा के मामले में क्या रहेगा? आत्मनिर्भर रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना की अपार संभावनाओं को देखते हुए यह एक अपने आप में बड़ी परियोजना है और पर्यावरणीय मंजूरी आज जो है इसमें मिल चुकी है। यह निवेश चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, परियोजना के कार्यान्वयन से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बढ़ेगा और भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों का यह अपने आप एक हिस्सा भी है। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। कैबिनेट समिति सीसीईए ने अप्रैल 2026 में किस राज्य में 2 मेगा जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। मतलब महीना लिख दिया था कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन इसने लिख दिया कि अप्रैल 2026 में। अब बताओ, तो सिंपल सी बात है कि सीसीपीए ने जो है क्या किया अभी हाल ही, सीसीईए ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में अप्रैल में जो है 2 जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा। 1 से 10 अप्रैल 2026 के मध्य साधना सप्ताह, ठीक है, ये भाई सब क्या है? कर्मयोगी साधना सप्ताह 2 से 9 अप्रैल 2026 का आयोजन मुख्य रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी और कर्मयोगी भारत ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम किया। यह मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। हालांकि इसको मैंने आपको कराया था, लेकिन फिर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन ज्ञान में सुधार करना है। इसके लिए विशेष वेबिनार और कई सारे जो है ई लर्निंग कोर्सेज और कई प्रकार की जो है ट्रेनिंग आदि इसमें कराया गया, ताकि कर्मचारी जो है इसमें अधिकारी आगे बढ़े अपने आप में। पीएम मोदी ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता का आह्वान किया। क्या? जवाबदेही और पारदर्शिता, जिसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अगर आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? सुशासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुशासन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सुशासन। गुड गवर्नेंस बोलते हैं इसको भाई साहब। क्या? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। वैसे तो ये टॉपिक आपका मेंस का है, आप जानते होंगे पीसीएस मेंस का है, लेकिन आपको 2024 के पहले मैंने आपको समझाया था कि भाई गुड गवर्नेंस टॉपिक मेंस का, लेकिन प्री में प्रश्न बन सकता है। और 2024 के ही प्रश्न पत्र में आप देखिएगा गुड गवर्नेंस पर प्रश्न आपके आया हुआ था। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि मेरी एक एक बात आप लोग प्लीज जरूर ध्यान रखा करिए। HRDI पर मैं अपने चैनल पर भी, जब मैं लगातार लाइव होता हूं, वहां पर भी जब हम क्वेश्चन आंसर करते तो वहां पर भी मैं सारी बातें कहता रहता हूं कि भाई ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। तो सारी बातें आप लोग मानने का प्रयास जरूर किया करिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए सारी बातें। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसी पर जो है आपके प्रश्न आ जाएगा। और इसमें बाकी इस पूरे आयोजन में जो है प्रशासनिक अधिकारियों के दक्षता निर्माण
उनके मतलब उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के उपाय और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 1 से 10 अप्रैल 2026 के मध्य साधना सप्ताह के दौरान किस संस्थान विभाग की भूमिका प्रमुख रही है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नीति आयोग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या भारत निर्वाचन आयोग? अपने आप पे किसकी भूमिका रही है महत्वपूर्ण? सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अच्छा इसमें 3 चीजें आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएंगी जिनको आपको पढ़ना है टास्क के रूप में। ठीक है, नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की क्या भूमिका होती है, इस पर प्रीमियम प्रश्न बनता है और आपके मेंस में भी प्रश्न बनता है। तो नीति आयोग को क्या करना, आपको रेडी कर लेना है। ये आपके लिए क्या है टास्क नंबर जो अगला। डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ के अध्यक्ष, इसका मुख्यालय और इसके प्रमुख जो कार्य है वो बताइएगा। हाल फिलहाल में डीआरडीओ ने कौन कौन सी प्रगति की है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय निर्वाचन आयोग, इस पर भी इसका आर्टिकल और इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके बारे में ये सब चीजें आपको पढ़ करके ये भी आपको टास्क के रूप में क्या करना, आपको कमिट करना है। टास्क है आपका, ये भी होमवर्क है। जब आप ऐसे तैयारी करेंगे ना करंट अफेयर्स की, इस तरीके से कि करंट पढ़ते जाइए और ये सब चीजें तैयार करते जाइए, इसको कॉपी में लिखते रहिए कि अभी करंट पढ़ने के बाद इसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, अब आप फिर से मैं कह रहा हूं कि 15 दिन आप ये काम कर लीजिए मेरे साथ इस तरीके से, फिर आप देखिए कि आपकी स्टडी में कितना इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन करते जाइएगा भाई साहब, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, चलिए नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसको मैंने करा दिया था लेकिन फिर भी दोबारा से आ गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2026 को इस दिवस का आयोजन किया गया। यह दिन 1919 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब भारत के पहले स्टीमशिप SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी। यह जहाज सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का था और इस दिवस का उद्देश्य समुद्री अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार, समुद्री संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई प्रकार की योजनाएं और परियोजनाओं को लॉन्च किया हुआ है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो आप समुद्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं आपके भूगोल में समुद्र की सैलिनिटी आदि को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सैलिनिटी को लेकर के और कई सारे प्रश्न समुद्र को लेकर के भूगोल वाले टॉपिक में आपके बनते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और ब्लू इकोनॉमी को आप तैयार कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी समुद्री दिवस कब मनाया गया यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत वर्तमान में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसके तहत सागरमाला परियोजना एक प्रमुख अंग है। सागरमाला परियोजना आप लोग जानते होंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी मैं टास्क देता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा अलग से, सागरमाला परियोजना। ठीक है, देखो मैं आपको टास्क इसलिए देता हूं कि चाहूं तो मैं इसको अलग से मैं लिख देता, सागरमाला परियोजना क्या है, फिर निर्वाचन आयोग क्या है, डीआरडीओ क्या, सब बताता रहता, लेकिन बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाता। इसलिए जो चीजें मैं जितना मैं करा पाता हूं कराता हूं। ठीक है, बाकी मैं आपको होमवर्क देता रहता हूं कि भाई आपको प्लीज जरूर करना है, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपको एक बड़ा बेनिफिट इसका दिखाई देगा। ठीक है ना भाई, चलिए बस आप ज्यादा चर्चा बाकी इस पर मत करिए। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली बताइए भाई साहब। ए होगा ना, ए इस तरह आंसर होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, आयोग की रिपोर्ट फ्रॉम ब्रोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट, ये क्या भाई साहब, क्या चर्चाओं में है? नीति आयोग की रिपोर्ट, यहां पर नीति छूट गया है। ठीक है, नीति देखो एक बात ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न जो है हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहता जो अननेसेसरी होता है आपके लिए, सब इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2026 में नीति आयोग ने फ्रॉम ब्रोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण भी हाल ही में क्या किया, जारी किया है। नीति आयोग की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? निधि छिब्बर द्वारा नई दिल्ली में पेश किया गया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार भारत में महिलाओं की ऋण उपलब्धता और उनके वित्तीय समावेशन में अभूतपूर्व क्या हुई, वृद्धि हुई है। यानी कि महिलाएं जो है अब ऋण ले रही हैं और अपना स्वरोजगार जो भी कह लीजिए आप वो स्टार्ट कर रही है, उद्यमी बन रही है, आप यूं कह सकते हैं। महिला उद्यमी अब केवल ऋण लेने वाली ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के निर्माता के रूप में भी उभर रही है। रिपोर्ट में पीएम मुद्रा योजना और जनधन खातों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया कि महिलाओं की क्रेडिट प्रोफाइल पुरुषों की तुलना में बेहतर पाई गई है, जिसमें कम डिफॉल्ट दर शामिल है अपने आप में, यानी कि पैसा लेती हैं, काम अपना शुरू करती हैं, डिफॉल्टर के रूप में वो नहीं जानी जाती हैं। पुरुषों का क्रेडिट जो है खराब है इसमें, ये रिपोर्ट अभी कह रही है नीति आयोग की रिपोर्ट। वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के विशिष्ट जरूरतों के अनुसार उत्पाद विकसित करने का सुझाव देती है या डिजिटल वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर भी जोर देती है। ठीक है,
तो इसमें अब इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि जो भी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई ये किस आयोग के द्वारा जारी की गई, तो आप कहेंगे नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए, बाकी ये अपने आप में इससे जो है बड़े स्तर पर हमें फायदा होगा। आगे हम समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से महिलाओं के लिए काम करें, या भारत में लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण डेटा आधारित क्या अध्ययन है कि भाई किस प्रकार से महिलाएं उद्यमी बन रही हैं और डिफॉल्टर के रूप में नहीं है, वो आराम से बढ़िया काम कर रही हैं। ठीक है, और पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं का क्रेडिट अच्छा पाया गया है। अब सामने आपके प्रश्न है, इसका आप पढ़िए प्रश्न और इसका आप उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है कि बहुत टफ है कि आप उत्तर ना दे पाए, आसान है। इसका जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा तीनों, 1 2 3, डी इज द राइट आंसर। तीनों विकल्प आपके सही हैं अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो तीनों सही हैं आपका। ठीक है, देखते हैं जरा। ठीक है, 1 2 और 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, चलिए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है यूपीआई पर ही, जिसको पढ़िएगा, इसका उत्तर आप देने का प्रयास प्लीज कीजिएगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उसका उत्तर देंगे प्लीज। ठीक है, दूसरा, ये मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न आज आपका, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि पिछले 1 दशक में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने न केवल भारत में वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है, बल्कि यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सफल वैश्विक मॉडल के रूप में भी उभरा है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए तथा इसके मार्ग में आने वाली साइबर सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यह आप लिख करके भेज सकते हैं हमें। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पर लोअर पीसेस आदि को लेकर के बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप इनमें एनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करनी है तो उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे शाम 4 बजे हम लोग होते हैं लाइव, और वहां लाइव सेशन में आप हमसे अपने मन के प्रश्न पूछ सकते हैं, तैयारी से रिलेटेड प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर लोअर पीसेस की टेस्ट चल रही है, लोअर पीसेस का बैच चल रहा है, ARO सचिवालय 2026 का बैच चल रहा है, पीसेस प्री पीसेस फाउंडेशन कोर्स, बीओ और न जाने क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं। आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं, जो भी आपको तैयारी करनी होगी उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। मुझसे जो सहयोग चाहिए, मुझसे जो हेल्प चाहिए, आप लोग मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है,
परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।